हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड वेलकम टू माय सेशन। तो आप लोगों को पता है हम लोग इंग्लिश एंड कंप्यूटर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं सो दैट हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसका रिवीजन हमारा अच्छे से हो जाए। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ एंड आज की क्लास में 30 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ, 15 इंग्लिश से एंड 15 कंप्यूटर सेक्शन से, ताकि जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं उसका रिविजन साथ साथ होता रहे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। तो आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 आप सबको दिख रहा है, प्रेपोजिशंस पर है। तो देखिए और बताइए क्या आंसर होगा। Fill in the blank with appropriate preposition. Question is, this is in conformity dash rules laid down by the corporation. तो conformity के साथ कौन सा preposition appropriate होता है? Is it for, against या with? तो आप हमेशा बोलते हो conform with या conformity with. ठीक है, conform with का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिख देती हूँ। conform के साथ आप लोग with लगाते हैं। conform with का मतलब क्या होता है? obey रूल्स, मतलब आप किसी रूल को ओबे करते हो, उसको सहमत करते हो एंड उसको फॉलो भी करते हो। ठीक है, दैट इज व्हाट वी मीन मीन बाय कन्फॉर्म विद। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फॉर्मिटी विद द रूल्स लेड डाउन बाय द कॉर्पोरेशन। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? 3 हो गया। सबका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्ब्स पे है, क्वेश्चन नंबर 2। Since Sheetal dashed to close the windows, the cat dashed in. अब क्या होना चाहिए? forget, jumps, forgot, jumped, forgets या jump। अब यहाँ पे देखो क्या appropriate है। अगर हम लोग forget लगाते हैं तो शीतल ही सिंगुलर forgets होना चाहिए। अगर cat jump लगाते हैं तो cat is also singular jumps होना चाहिए। ऐसा हमें कुछ दिया नहीं है। appropriate कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। Since Sheetal forgot to close the windows, the cat jumped in. ऑप्शन नंबर 2 is the right answer। आसान है ये तो सब लोग इजीली कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। डैश द पीपल यू इनवाइटेड आर कमिंग। जितने भी लोग तुमने इनवाइट किए हैं वो आ रहे हैं। एनी या ईच द पीपल नहीं बोल सकते, एनी द पीपल नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं एनी ऑफ, जो भी हमें आगे दिया होगा नाउन, है ना। तो एनी और ईच नहीं लगेगा। आंसर क्या होगा? ऑल द पीपल, मतलब जितने भी सारे तुमने लोग बुलाए हैं, दे ऑल आर कमिंग। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सही, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्रेपोजिशंस पे और उसके बाद वर्ब। The Mekong is also home dash world's largest catfish. For, in, to या within, क्या आंसर होना चाहिए? तो हम कैसे बोलते हैं Mekong is home to the world's largest catfish, जिसका मतलब क्या हुआ कि largest catfish जो है वो यहाँ से belong करती है, right? So answer number 3। नेक्स्ट, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड डैश निखिल अगेन। अगर आपको ध्यान में हो तो ये लुकिंग फॉरवर्ड वाला जो फ्रेज है मैंने आप लोगों को बहुत बार करवाया। मैंने हमेशा बोला है कि लुक फॉरवर्ड या लुकिंग फॉरवर्ड के बाद लुक फॉरवर्ड टू या लुकिंग फॉरवर्ड टू हो, इसके बाद हमेशा जेरेंड लगता है। अब यू विल आस्क जेरेंड क्या है? जेरेंड हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगाते हैं उसे बोलते हैं, लेकिन कब? व्हेन इट बिहेव्स एज अ नाउन। ठीक है, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह बिहेव करती है हम उसे जेरेंड्स बोलते हैं, और जब यही आईएनजी वाली फॉर्म किसी एडजेक्टिव की तरह बिहेव करती है हम इसे पार्टिसिपल्स बोलते हैं। ये हमने वर्ब्स में पढ़ते हैं हम लोग, एडवांस वर्ब्स में हम लोग पढ़ते हैं ये। ठीक है, सो यहाँ पर क्या आना चाहिए? आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग निखिल अगेन। जनरली सब लोग यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? लुकिंग फॉरवर्ड टू सी, लेकिन ध्यान रखना जब आंसर चेक करोगे ना पेपर में तो टू सी आप लोगों का गलत आएगा, फिर रिपोर्ट करोगे। तो पहले ही बता रही हूँ, इट शुड बी टू सिंग। लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, हमेशा ध्यान रखना है। और अपनी क्लासेस में, इवन इन द प्रैक्टिस क्लासेस, मैंने आपको बहुत सारे ऐसे फ्रेजल वर्ब्स बताए हैं। ठीक है, या फिर ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं जिनके बाद क्या लगता है? जेरेंड लगता है, यानी कि आईएनजी फॉर्म लगता है। ये मैंने आपको करवाया हुआ है क्लास में। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6-7 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एरर डिटेक्शन पर है। शी इज वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। इज दिस करेक्ट या फिर नो एरर हम लोग चूज करें? क्या आंसर होना चाहिए? ए बी सी डी? हाँ जी, तो यहाँ पर बोला है सिंस मॉर्निंग। जब हमें सिंस और फॉर हमें पता है हमें टाइम के लिए दिए होते हैं, तो हम कौन से टेंसेज में यूज करते हैं? परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में, राइट? तो शी इज वॉकिंग नहीं होना चाहिए, शी हैज बीन बोल सकते हैं, है ना। शी हैज बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर है, या फिर हम इसे सब्सटीट्यूशन भी कह सकते हैं। एज यू कैन सी देयर इज अंडरलाइंड वर्ड जिसको हाईलाइट किया है। अगर इसका कोई सब्सटीट्यूशन फ्रॉम द ऑप्शंस होता है तो आप चूज करेंगे, अदरवाइज यू विल चूज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। तो देखिए, सुहानी शुड नॉट माइंड हर कम लेट, या हर हैज कम लेट, केम लेट, कमिंग लेट, क्या होना चाहिए यहाँ पर?
एक और चीज यहाँ से, जब प्रोनाउन होता है पहले, ठीक है, जनरली ये सेंटेंस पढ़ के भी समझ में आता है, यहाँ मैं आपको पहले ही बताती हूँ, ये क्या है, एक वर्ब है, कम, है ना, इसके पहले क्या लगा, प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, हर इज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, है ना। तो उसके बाद अगर कोई वर्ब लगा है इस तरीके से, तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, एज जेरेंड यूज होना चाहिए, एज जेरेंड अगेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ कम नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, कमिंग लेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा लिख दूं, आई एम सॉरी फॉर, ये सॉरी पोजेसिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव बोला मैंने, इसको करेक्ट कर लेना, पोजेसिव, हर इज पोजेसिव, ठीक है, फॉर माई बी और बीइंग लेट, क्या होना चाहिए, आई एम सॉरी फॉर माई बी लेट, आई एम सॉरी फॉर माई बीइंग लेट, व्हाट शुड बी हियर, ऑब्वियसली यू विल से मैम हम माई बीइंग लेट बोलेंगे, तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, बीइंग, राइट, सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है सबको, चेक कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स इन द गिवन सेंटेंस, माय मदर इज डैश डेंटिस्ट एंड माय फादर इज डैश इकोनॉमिस्ट। यहाँ पर आर्टिकल आपको चूज करना है, ठीक है, तो बताइए क्या आंसर होगा। गाइस एक बार यहाँ भी करेक्शन कर लेना, देखिए मेरे को बाद में ध्यान में आ रहा है, मैं कई बार बोलते बोलते हो गलती हो जाती है, आई एम सॉरी फॉर मी बीइंग लेट होगा, एंड यहाँ पर ये जो हर है, दिस इज ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव केस, तो ये पोजेसिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव ही होगा। ऑब्जेक्टिव का एक बार मैं मतलब समझाती हूँ, जैसे ही का क्या होता है, हिम, है ना, शी का क्या होता है, हर, और जैसे हम लोग बोल दें दे का क्या होता है, देम, राइट। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं, दीज आर द ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउंस, दीज आर द सब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउन, बेसिक्स प्रोनाउन सबने पढ़ा है ना। सो ये यहाँ पर भी माई नहीं आएगा, मी आएगा, दिस ऑब्जेक्टिव केस। चलो आ जाते हैं इस पे, तो आर्टिकल क्या आना चाहिए, माई मदर इज ए डेंटिस्ट, माई फादर इज एन इकोनॉमिस्ट, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एज शी पोर्ड मिल्क डैश द कप, मिल्क पोर्ड इनटू द कप आएगा, क्यों, लेट्स से दिस इज अ कप, ठीक है, ये कप है, मिल्क इसमें पोर हो रहा है, मतलब बाहर से अंदर, आउटसाइड टू इनसाइड, उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, पोर इनटू, बाहर से अंदर की तरफ, ठीक। शी स्प्लिट डैश ऑन द टेबल, नाउ दिस इज अ टेबल, टेबल के ऊपर थोड़ा स्प्लिट हो गया, स्प्लिट हो गया, तो आंसर क्या आएगा, ऑन, तो इनटू और ऑन हमारे पास ऑप्शंस में है, डेफिनेटली है, इट इज ऑप्शन नंबर 3। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, और हमें क्या दिया है यहाँ पर, ईडियम दिया है, ईडियम क्या है, फ्रेंच लीव, बताइए फ्रेंच लीव का क्या आंसर होगा। तो फ्रेंच लीव का मतलब होता है आप छुट्टी लेते हैं विदाउट परमिशन, तो फ्रॉम द ऑप्शंस क्या आंसर आ गया, ऐसी लीव जो बिना परमिशन के ली जाए, एब्सेंट विदाउट परमिशन, ऑप्शन नंबर 4। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे सब लोग, अगेन एन idiom, द टीम मेंबर्स सीम टू बी रनिंग अराउंड इन सर्कल्स, idiom क्या है हमारा, रनिंग अराउंड इन सर्कल्स, क्या मतलब होगा रनिंग अराउंड इन सर्कल्स का, टू कीप डूइंग द सेम थिंग, टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, हार्डली एनी टाइम टू ब्रीथ, वेरी डायनामिक एंड हार्ड वर्किंग। तो रनिंग अराउंड द सेम सर्कल्स का मतलब होता है एक ही चीज, मतलब एक ही सर्कल के पास आप बार बार घूमते जा रहे हो, उसका क्या मतलब हो, आप उसी पॉइंट पे बार बार आते जा रहे हो, तो मतलब एक ही काम, एक ही पॉइंट पे बार बार आते जाना, या फिर हम कह सकते हैं एक ही काम को बार बार करते रहना, सेम चीज को बार बार करते रहना, तो इट इज कीप डूइंग द सेम वर्क, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट वन। नेक्स्ट, एंटोनम एंड सिनोनिम, हमें पूछा है एंटोनम ऑफ इंसरेक्शन, अपोजिट, तो इसके लिए हमें मीनिंग भी पता होना चाहिए, इसका क्या है, ऑप्शंस देखेंगे क्या है, कंफर्मिटी, रिवोल्ट, म्यूटिनी, सेडिशन। तो इंसरेक्शन का मतलब क्या होता है, इंसरेक्शन का मतलब होता है कि रिबेल हो जाना अगेंस्ट किसी अथॉरिटी के, या फिर किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाना, मतलब रिवोल्ट हो, रेवोल्यूशन पूरा कर देना, रिबिलियन हो जाना टोटली, तो इसको हम लोग मीनिंग्स में इसको रिवोल्ट बोल सकते हैं, रिबेल बोल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से अपोजिट क्या आएगा वो हमें देखना पड़ेगा, तो रिवोल्ट तो हो गया इसका मीनिंग, राइट। सिमिलरली म्यूटिनी की बात करें, ये भी सेम
मीनिंग रखता है, दैट इज रिवोल्ट। सेडिशन की बात करें, इसका भी मतलब सेम है कि अगेंस्ट हो जाना, ठीक है, भागी हो जाना। सो कन्फॉर्मिटी इज द अपोजिट, क्योंकि कन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, ओबे करना, ठीक है, किसी रूल को, अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को, लॉज को ओबे करना। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द अपोजिट ऑफ इंसरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ इंडिक्टमेंट्स। इंडिक्टमेंट्स, चलो पहले हमें इसका मीनिंग बताना है, बट हम लोग इसका मतलब समझेंगे। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है इल्जाम लगाना, एक्यूजेशन, इल्जाम, ठीक है। लेकिन प्रॉपर मीनिंग इसका देखें तो एक ऐसा, मतलब हम बोल सकते हैं लीगल पेपर या एक ऐसा ऑफिशियल पेपर जिसमें ये लिखा होता है कि किसी पर्सन ने कोई क्राइम जो है वो कमिट किया है, जो एक ब्लेम करता है किसी पर्सन को या फिर एक्यूज करता है किसी पर्सन को कि उसने कोई काम किया है, एक ऐसा पेपर, ठीक है, जो एक्यूजेशन का प्रूव करता है या फिर उसके ऊपर ऐसा लिखा होता है, ये इसका मतलब होता है। तो ऑप्शंस में अगर हम लोग मीनिंग देखें तो इट्स ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2, एक्यूजेशंस, राइट। लेकिन एक बार हम लोग बाकी मीनिंग्स भी देख सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूशन का मीनिंग। तो एब्सोल्यूशन एक ऐसा फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि पर्सन को फॉरगिव कर दिया गया है। ये सारे ऐसे लीगल पेपर्स से रिलेटेड हैं, ठीक है। एब्सोल्यूशन एक ऐसा फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जिसमें क्या कहा जाता है कि पर्सन को फॉरगिव कर दिया। तो इसका बेसिक मीनिंग क्या आ गया, फॉरगिवनेस। डन। यूलॉजिस, यूलॉजिस का मतलब होता है एक ऐसा पेपर जो किसी के बारे में अच्छी चीजें कहता है, ठीक है, एक ऐसा पेपर जिसमें किसी पर्सन के बारे में अच्छी चीजें लिखी हुई हैं। अ पेपर दैट सेज गुड थिंग्स अबाउट समवन, अबाउट somebody। देन रिप्रीव, रिप्रीव का मतलब भी वही होता है जो एब्सोल्यूशन का होता है, फॉरगिवनेस, ठीक है। सो ये हो गए हमारे ऑप्शंस और आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे अब लोग। एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोफेन, इसका अपोजिट बताना है, बट उसके लिए हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो प्रोफेन का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है, बिल्कुल भी इज्जत ना करना। या फिर हम लोग एक और वर्ड देखें तो मीन्स अब्यूसिव, राइट। अब ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया परवर्स। परवर्स का मतलब होता है जो नॉर्मल नहीं है, बैड टेम्पर्ड है या फिर एबनॉर्मल है, ठीक है, वी कैन से बैड टेम्पर्ड और एबनॉर्मल। ऑल राइट। देन वी हैव इमटेरियल, इमटेरियल का मतलब हो गया इम्पर्टिनेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट। डन। देन वी हैव डिवाइन, डिवाइन मीन्स कनेक्टेड विद गॉड। सो आंसर इसका फ्रॉम द ऑप्शंस, एंटोनिम पूछा है तो इट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक। चलो लास्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश सेक्शन का, उसके बाद हम लोग कंप्यूटर सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन एंटोनिम बताना है ऑफ द वर्ड जुबिलेंट। तो जुबिलेंट का मतलब क्या होता है, मुझे लगता है ये वर्ड बहुत कॉमन है, सबको पता होगा, इट मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी। ये इसका मतलब होता है। अब ऑप्शंस देखते हैं, इन्फ्लेटेड, स्टैटिक, डिस्पोंडेंट। तो डिस्पोंडेंट है इसका अपोजिट। डिस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है, होपलेस, बिल्कुल भी होप नहीं है, लैक ऑफ होप। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, विच इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड जुबिलेंट। डन एवरीबडी। चलिए तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन। क्रॉस चेक करना कहाँ पे मुश्किल आई, ठीक। चलो अब आ जाते हैं हम लोग सीधा कंप्यूटर अवेयरनेस पे, और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फ्रॉम द कंप्यूटर अवेयरनेस। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में सबको पता है। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इनिशिएटिव किसने लिया और जिसकी वजह से उनको हम लोग फादर ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, तो इट इज आंसर इज रिचर्ड स्टॉलमैन, न्यूमैन, वेन एले, बिल गेट्स। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, हाँ जी, तो द करेक्ट आंसर इज रिचर्ड स्टॉलमैन। 1983 में ऐसा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 आई गेस विजिबल टू एवरीबॉडी। चलो क्वेश्चन 17 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफरेंट कैटेगरीज दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिवाइडेड इनटू। इनमें से कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज में आता है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस या ऑल ऑफ द अबव। जनरल पर्पस एप्लीकेशन, जनरल पर्पस एप्लीकेशंस हो गई जैसे हमारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स हो गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये बेसिकली जो जनरल टास्क के लिए यूज होते हैं, हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो एप्लीकेशन यूज करते हैं, जो जनरल चीजों के लिए होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैलेंडर हो गया,
ठीक है, आप कैलेंडर का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग अलार्म क्लॉक आपके सिस्टम में उसका एप्लीकेशन होता है, आप उसका भी यूज़ करते हो, दीज आर द जनरल पर्पस एप्लीकेशन। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन अपने फ़ोन में रखी है फॉर द वीडियो एडिटिंग, तो वो स्पेसिफिक हो गई, है ना, उसमें सिर्फ वीडियो एडिटिंग का काम होता है। आपने एक गेमिंग एप्लीकेशन अपने फ़ोन में रखी है, क्या गेम में आप लोग कोई और काम कर सकते हो? आप टाइपिंग कर सकते हो, आप अलार्म क्लॉक सेट कर सकते हो? नहीं ना, वो स्पेसिफिक है, एक ही काम करती है, तो ये हो गया आपकी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस। ये मैं बेसिक एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा रही हूँ, और मैंने आपको मोबाइल एप्लीकेशंस की एग्जांपल दी ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, तो मोबाइल एप्लीकेशंस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में ही आता है। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज अंडरगोइंग टेस्टिंग एंड हैज नॉट बीन ऑफिशियली रिलीज्ड? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी टेस्टिंग जो है वो हो चुकी है बट अभी तक ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है, तो उसका क्या करेक्ट आंसर होगा? अल्फा सॉफ्टवेयर, बीटा सॉफ्टवेयर, गामा सॉफ्टवेयर या रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर? बताइए इसका करेक्ट आंसर। दैट इज अंडरगोइंग टेस्टिंग एंड हैज नॉट बीन ऑफिशियली रिलीज, तो ये होते हैं बीटा सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, मैं आप लोगों को सारे एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंटल स्टेज होती हैं, जब एक सॉफ्टवेयर बनना शुरू होता है तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे हम उसको ये नाम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अल्फा सॉफ्टवेयर। अल्फा सॉफ्टवेयर का मतलब होता है वैसा सॉफ्टवेयर जो प्रॉपरली टेस्ट ना किया गया हो बिफोर रिलीजिंग, उसमें एरर्स बग्स ऐसे हो। ठीक है, नॉट टेस्टेड बिफोर, not properly tested before releasing। ठीक, देन वी हैव बीटा सॉफ्टवेयर, वो हमने बता ही दिया कि जिसकी टेस्टिंग जो है वो हो रही है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ना ही ऑफिशियली रिलीज हुआ है। ठीक है, नॉट येट कंप्लीटेड, मोस्टली हो चुका है बट कंप्लीट नहीं हुआ है, अंडरगोइंग स्टेज पे है। गामा सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग स्टेज होती है। ठीक है, गामा सॉफ्टवेयर, गामा स्टार सॉफ्टवेयर वो होता है जो फाइनल स्टेज पे है, नाउ इट इज रेडी टू व्हाट, रिलीज्ड इन द मार्केट। फाइनल स्टेज, रेडी टू मेक, बस ये मेक श्योर करना है कि उसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, फाइनल स्टेज होती है। और रेडी टू यूज मतलब नाउ इट इज रेडी टू यूज एंड इट इज नाउ टू बी रिलीज्ड इन द मार्केट। अब उसमें कोई भी फाइनल टचेज या फाइनल चेकअप नहीं करना है, रेडी टू यूज। ठीक है, सो आंसर हमारा बीटा सॉफ्टवेयर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is used as an application programming interface with RDBMS? RDBMS हमारा क्या है? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होती है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? यही सबको पता है। अब किसी भी हम लोग डेटाबेस की बात करते हैं तो एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यूज होती है किसके लिए? डेटाबेस की मैनिपुलेशन के लिए। और वो कौन सी लैंग्वेज है? हमारी SQL। ठीक है, जिसको आप लोग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम डेटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं हम कमांड्स का यूज करते हैं, उन कमांड्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्वेरीज कहते हैं, राइट? तो जो लैंग्वेज यूज होती है वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो सबको पता ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिविटी रेंज ऑफ अ पर्सनल एरिया नेटवर्क? हम बहुत सारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पढ़ते हैं, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑल ऑफ दीज आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है उसकी कनेक्टिविटी रेंज कितनी होती है? तो इट इज अप टू 10 मीटर्स। और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल ब्लूटूथ, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एनआईसीज, तो एनआईसीज क्या होते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स, नेटवर्क इंटरफेस सेंसरशिप, नोड इन कनेक्शन या ऑल ऑफ द अबव? तो एनआईसीज होते हैं हमारे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स विच हेल्प्स अ कंप्यूटर टू कनेक्ट इन अ नेटवर्क। ठीक है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो सके, एक कंप्यूटर एक नेटवर्क से कनेक्टिविटी कर सके, उसमें इनका मदद होती है। सो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल्स? डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने वाला या एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने वाला कौन सा डिवाइड होता है? तो इट इज मॉडम, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। सही है सबका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट विल हैपन इफ शिफ्ट डिलीट की
combination is pressed after selection of a file in the window. आप किसी भी फाइल को सिलेक्ट करके शिफ्ट डिलीट प्रेस करते हो तो क्या होता है? तो हम सबको पता है, हमने पढ़ा भी है कि जब हम शिफ्ट और डिलीट एक साथ प्रेस करते हैं तो जो भी फाइल है, जो भी हम जिसके लिए हमने ये प्रेस किया, वो परमानेंटली सिस्टम से डिलीट हो जाती है। जनरली हम कुछ डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाता है? हमारा रिसाइकिल बिन में जाता है। बट यहाँ पर कुछ भी आपका डेटा रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, इट इज परमानेंटली डिलीटेड फ्रॉम योर डिवाइस। तो आंसर इज बी। सही है सबका? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। नेक्स्ट भी आपका शॉर्टकट पर है, पूछे शिफ्ट F11 एक्सेल में क्या काम होता है इसका? डिलीट्स द वर्कबुक, डिलीट्स करंट शीट, इंसर्ट न्यू शीट, इंसर्ट न्यू रो। शिफ्ट F11, तो ये आपका न्यू शीट इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। जनरली हमारे पास जो शीट्स हैं वो बॉटम ऑफ द, हम कह सकते हैं कि वर्कबुक जो हमारी वर्कशीट होती है उसके बॉटम में दिया होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3। बाय डिफॉल्ट हमारी 3 शीट्स होती हैं, मैक्सिमम कितनी भी शीट्स ऐड कर सकते हो, है ना? और न्यू शीट आपको इंसर्ट करनी है और उसके लिए आपको शॉर्टकट चाहिए, तो शॉर्टकट इज दिस, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। सही। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे अब सब लोग। व्हाट इज इट? What does OLE in MS Access stand for? OLE का क्या मतलब होता है? So ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट लेंथ एक्सटेंशन, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑब्जेक्ट लोड एस्टिमेट, या नन ऑफ द अबव। तो क्या करेक्ट आंसर है? अब OLE क्या है? एक फील्ड टाइप या फिर डेटा टाइप, किसमें? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, या डेटाबेस का एक डेटा टाइप है जिसको हम लोग फील्ड टाइप भी कहते हैं। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है फील्ड टाइप का क्या काम होता है। एक पर्टिकुलर फील्ड में, एक पर्टिकुलर कॉलम में किस टाइप का डेटा एंटर होगा, उसके लिए आप लोग डिसाइड करते हो फील्ड टाइप कि आपको न्यूमेरिक डेटा एंट्री करनी है, आपको अल्फा न्यूमेरिक करनी है, आपको मल्टीमीडिया डालना है, आपको हाइपरलिंक डालना है, वट एवर डेटा यू आर गोइंग टू एंटर, अकॉर्डिंगली यू सिलेक्ट डेटा टाइप, है ना? तो जो ये OLE एक डेटा टाइप होता है और इसका काम क्या होता है? आपको मल्टीमीडिया अगर अपनी फील्ड में एंटर करना है, फॉर एग्जांपल इमेजेस, या फिर आपको पीडीएफ्स, या फिर आपकी कोई पीडीएफ्स नहीं बोल सकते, मल्टीमीडिया वीडियोस ऑडियोज, ऐसा कुछ डेटा एंट्री करना है तो उसके लिए होता है। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, पहले ईमेल से क्वेश्चन है। हु इन्वेंटेड फर्स्ट ईमेल प्रोग्राम? इज इट टिम बर्नर्स ली, रे टॉमलिंसन, अजय भट्ट, या फिर डैव मॉरन? एक बार पहले किसी क्लास में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था और स्टूडेंट्स ने आंसर किया था टिम बर्नर्स ली। इसका आंसर टिम बर्नर्स ली नहीं है, इन्होंने WWW बनाया है। ठीक है, ही इज द इन्वेंटर ऑफ WWW। आंसर है रे टॉमिल्सन। ठीक, जिन्होंने दुनिया का पहला ईमेल प्रोग्राम बनाया फॉर द वेरी फर्स्ट नेटवर्क, दैट इज ARPANET। डन। और कब बनाया? 1971 में। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे अब सब लोग। इन विंडोज आइकन सच एज ऐड, रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडम्स एटसेट्रा आर फाउंड इन। किसी भी प्रोग्राम को ऐड रिमूव करने के आइकन्स या फिर न्यू हार्डवेयर को ऐड करने के ऑप्शन हमें कहाँ पर मिलते हैं? टास्क बार में, कंट्रोल पैनल में, नेटवर्क नेबरहुड में, या माई कंप्यूटर में? तो इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल पैनल। आपको जो भी प्रोग्राम्स की कंट्रोलिंग करनी है, एडिंग और रिमूविंग एनीथिंग, आप कंट्रोल पैनल से कंट्रोल करते हो ये। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज। दुनिया का पहला कंप्यूटर जो कमर्शियल यूज के लिए बनाया गया था। मेनियक, एनियक, यूनिवैक, एटसैक। सो व्हाट इज द राइट आंसर? द करेक्ट आंसर इज यूनिवैक, विच इज यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर। यही है इसका फुल फॉर्म, जनरल पर्पस कंप्यूटर यूज्ड फॉर द कमर्शियल यूज। अब एनईएक का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एटसैक का फुल फॉर्म होना चाहिए, ये नहीं है कुछ भी। चलो आगे, और इनका ये क्यों, मतलब किस किस चीज के लिए फेमस है कंप्यूटर, यू शुड ऑल्सो नो दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अब ये रोल ऑफ आईटी से आ गया क्वेश्चन। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप? भारत इंटरफेस फॉर मनी फुल फॉर्म सबको पता है किसकी है? भीम ऐप की। एंड मोस्ट ऑफ यू यूज दिस ऐप, तो सबको समझ में आ जाएगा इसमें से क्या इसके बारे में नॉट ट्रू है। पहला देखते हैं, भीम फ्रेमवर्क्स आल्सो अलाउज इट्स यूजेज विदाउट इंटरनेट। क्या विदाउट इंटरनेट हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल।
नेक्स्ट, मनी कैन ऑल्सो बी सेंड टू नॉन यूपीआई सपोर्टेड बैंक्स यूजिंग आईएफएससी कोड या अकाउंट नंबर। हम उन लोगों को भी अपनी मनी जो है सेंड कर सकते हैं, बट वी हैव टू हैव देयर अकाउंट नंबर या फिर आईएफएससी कोड वगैरह हमें पता होना चाहिए। तो बिल्कुल हो सकती है, ये भी सही है। बीम अलाउज डेली ट्रांजेक्शन लिमिट अप टू 20,000, एक दिन में आप 20,000 बेच सकते हो, ये भी सही है। दूसरा, थ्रू बीम ऐप अ मैक्सिमम ऑफ 5,000 इज अलाउड पर ट्रांजेक्शन, पर ट्रांजेक्शन से 5,000 बेच सकते हैं। तो इफ यू यूज द भीम ऐप यू शुड नो कि दिस इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आ गया आज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 ध्यान से देखेंगे सब लोग। व्हाट इज इट? व्हाट इज द नेम गिवन टू द मैलिशियस सॉफ्टवेयर that is considered to fall between normal software and a virus? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर और वायरस के बीच में आता है, उससे हम लोग कौन सा वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? स्पाईवेयर, ग्रेवेयर, मालवेयर या स्पैमवेयर? तो इसका आंसर पहले हम लोग देखते हैं और उसके बाद हम लोग समझते हैं कि क्यों। आंसर है ग्रेवेयर्स। ठीक है, मालवेयर का मतलब क्या होता है? मिलिशियस सॉफ्टवेयर, जिसमें किसी भी तरह का मिलिशियस सॉफ्टवेयर आ सकता है। डन। स्पैम का मतलब सबको पता है, स्पैम क्या हो गया? धोखे वाले मैसेजेस, स्पैम करना, धोखा देना। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर ऐसे मलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो स्पाई करते हैं। स्पाई का मतलब क्या आता है? जासूसी। तो हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज को स्पाई करते हैं सो दैट वो थर्ड पार्टी को डेटा शेयर कर सके। उसके बाद आते हैं ग्रेवेयर्स। ग्रेवेयर्स बेसिकली ऐसे एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर्स होते हैं विच आर अनवांटेड। ठीक है, अनवांटेड एप्लीकेशंस बेसिकली जो हार्मफुल नहीं होती हैं, दे आर नॉट हार्मफुल बट दे अनॉय यूजर्स। अनॉय क्यों करती हैं यूजर्स को? बिकॉज दे कैन लो डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ योर सिस्टम। ठीक है, ये आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल नहीं होती है, मतलब किसी तरह का करप्शन नहीं परफॉर्म करती हैं, फाइल्स करप्ट नहीं करती हैं, या फिर स्पाईवेयर जैसा काम नहीं करती है, वैसा नहीं है। बट ये यूजर को अनॉय क्यों करती हैं? बिकॉज इनकी अगर ये एप्लीकेशंस आपके सिस्टम में आ जाती हैं तो आपके सिस्टम की फंक्शनिंग थोड़ी सी बिगड़ सकती है। फंक्शनिंग एज इन आपका सिस्टम जो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर सकती हैं। तो बेसिकली यूजर को इससे ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज इसलिए हम कहते हैं कि ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर और वायरस के बीच की आती है, बिकॉज नॉट हार्मफुल बट अगेन इट अनॉयज द यूजर्स। ठीक है, नॉट हार्मफुल बट कैन लोअर डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेवेयर्स कहते हैं। ठीक है गाइस, सो दिस इज इट। ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे जो हमें करने थे, 30 क्वेश्चंस। आई होप आपने आज की क्लास में कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। एंड अगेन, एनी ऑफ यू प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग एग्जाम्स या फिर मॉक टेस्ट में इंटरेस्टेड हो कुछ भी चीज, तो आप लोगों को बता दूं राइट नाउ 50% ऑफ सेल इज अवेलेबल ऑन जेके एग्जाम क्रैकर। क्योंकि जब भी आप लोग कॉल करते हो तो कहते हो सर डिस्काउंट दे दो, तो अभी डिस्काउंट अवेलेबल है, 8 मार्च तक अवेलेबल है। आज 6 तारीख है, 200 कूपन्स अवेलेबल हैं। अब मैक्सिमम में भी यूज भी हो गए होंगे इसमें से, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 50% ऑफ पे। क्योंकि अपकमिंग कोर्सेज, अपकमिंग एग्जाम्स के कोर्सेज जो है वो ऑन गोइंग है, एंड अपकमिंग डेज में और भी क्लासेस जो है वो शुरू होने ही वाली हैं आफ्टर द एग्जाम। ठीक है गाइस, सो मिलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।